ज़राटके में खुशामदीद। शाहज़ेब जिलानी, ज़रार खोड़ो, वसतुल्लाह ख़ान का सलाम कबूल कीजिए। क्रिकेट में हमारी ठीक ठाक पिटाई हुई है बांग्लादेश के हाथों। बहुत सारे लोग गम गुस्से में हैं। मुतालबा हो रहा है कि ये मोहसिन नकवी साहब कर क्या रहे हैं और मुतालबा है कि उनका इस्तीफ़ा आना चाहिए। इस पर हम प्रोग्राम में बात करेंगे। बांग्लादेश भी जाएंगे जहाँ पे 1 माह हो चुका है शेख हसीना की हुकूमत का तख्ता उल्टे हुए। वहाँ पे इस 1 महीने में जो इनकलाब आया था, जो पुरतशद्दुद मुजाहरे हुए थे, अब क्या हाल है इसका भी जायज़ा लेंगे। लेकिन आगाज़ करते हैं। यहाँ हमारे मुल्क में हम सुनते रहते हैं कि डिग्री होती है। एक डिग्री हमारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फाजिल जज की उस पर एक तनाज़ा खड़ा हुआ है। आपको याद होगा 5 रोज़ पहले कराची यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट ने एक मुतनाज़ा कार्रवाई में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की कानून की डिग्री मनसूख कर दी थी। ये मामला फिर सिंध हाई कोर्ट में गया। आज 2 रुकनी बेंच ने कराची यूनिवर्सिटी के फ़ैसले को मुअत्तल कर दिया। बेंच ने कहा कि यूनिवर्सिटी ने ये फ़ैसला जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को सुने बग़ैर किया, यकतरफ़ा किया। उन्होंने फिर डिप्टी अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल को 3 हफ़्तों की मोहलत दी है कि वो अपना जवाब दाखिल कराएं। अपने फ़ैसले में अदालत ने लिखा कि जो लर्नड काउंसिल हैं, जो पटिशनर्स हैं, उनका कहना था कि डिग्री का ये जो मामला है ये फाजिल जज को डिफेम करने के लिए किया गया, क्योंकि वो उन 6 जजेस में शामिल हैं जिन्होंने ख़त लिखा था कि अदलिया के मामलात में इंटेलिजेंस एजेंसियों की मुदाखलत है और इसलिए उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। पिटिशन में ये भी कहा गया कि फाजिल जज को, इनको और दीगर जजेस को मुसलसल सोशल मीडिया पे भी बदनाम किया जा रहा है, उन्हें तज़हीक का निशाना बनाया जा रहा है। और उन्होंने कहा कि अगर किसी जज के कॉन्डक्ट के हवाले से या कोई भी इस किस्म की शिकायत है तो उसका प्रॉपर फोरम होता है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, और कोई भी इदारा अपने तौर पे उनकी डिग्री के हवाले से इस तरह कार्रवाई नहीं कर सकता। कुछ इसी किस्म का मौक़िफ़ हमारे प्रोग्राम में इस हफ़्ते इस्लामाबाद बार के सीनियर वकील हैं राजा अलीम ख़ान अब्बासी, उन्होंने भी कुछ इसी तरफ इशारा किया था। हमारा स्टैंड बिल्कुल वही है, पहले है कि जहाँ भी आज़ाद अदलिया के हवाले से उसकी आज़ादी पे जो कंप्रोमाइज़ किया जाएगा, कदगन लगेगी, तो बारें बिल्कुल सामने आएंगी। और आज भी हमने मीटिंग की और मीटिंग के बाद हमने ये फैसला किया कि जो भी कार्रवाई हुई, जो कराची यूनिवर्सिटी की सिंडिकेट ने की या जो कार्रवाई FIA ने की, ये बिल्कुल गैर कानूनी है। और इसका देखिए ना, एक सिटिंग जज हैं हाई कोर्ट के, उनका कॉन्डक्ट गेज करने के लिए एक इदारा मौजूद है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल मौजूद है। ये इख्तियार नहीं है कराची यूनिवर्सिटी की सिंडिकेट को या उनकी जो अनफेयर मीन्स कमेटी है कि 40 साल के बाद उन्हें याद आया कि जी एक कुछ पैरामीटर्स प्रॉपर नहीं थे उस डिग्री के, तो ये कोई भी क्वेरी होगी सिटिंग जज के हवाले से, कोई भी बात होगी उसके कॉन्डक्ट के हवाले से, उसकी क्रेडेंशियल्स के हवाले से, तो एक फोरम मौजूद है आर्टिकल 209 के तहत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल। हमारे इस प्रोग्राम में डॉक्टर रियाज भी शामिल थे जो कि कराची यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट के मेंबर हैं। जिस दिन ये इजलास हुआ उस दिन उन्हें उठा लिया गया पुलिस की तरफ से, कम से कम 3 थानों में उनको ले जाया गया। उनकी जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस पूरे प्रोसेस पे वो पहले से वाज़े थे और उन्होंने हमारे प्रोग्राम में ये कहा कि ये नज़र आता है कि यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया पर शदीद दबाव था इस हवाले से कि उन्हें ये फ़ैसला करना है। अब इससे ज़ाहिर है कि बहुत सारे सवाल उठे कि एक तरफ तो हम चाहते हैं कि हमारे मुल्क में अदलिया आज़ाद हो, हमारे इंस्टीट्यूशंस की क्रेडिबिलिटी हो, लेकिन दूसरी तरफ ये नज़र आता है कि इस पूरे शो को एक पपेट शो की तरह चलाना चाहते हैं कुछ लोग, और जिससे ना सिर्फ चलें अदलिया के हवाले से तो बात होती रहती है, लेकिन एक यूनिवर्सिटी का भी एक अपना एक रेपुटेशन होती है। वहाँ पे डीन्स बैठे हुए हैं, सीनियर लोग बैठे हुए हैं जो माशरे में तलबा को, सबको इंटेग्रिटी के साथ आगे बढ़ने की तरगीब देते हैं, लेकिन ख़ुद जब दबाव के आगे ढह जाते हैं तो फिर ज़ाहिर सवाल उठता है कि आप किस तरफ जा रहे हैं। सवाल उठता है। आपने बात की ना पपेट शो की, पपेट शो की खूबसूरती ये होती है कि आप उसमें गुम जाते हैं, आप समझने लगते हैं, वो सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ कहा जाता है ना यार थिएटर टर्म्स में,
कि ये पुतले वाकई ही एक किरदार हैं। वो वाले पपेट शो बड़ा अजीब सा होता है जब हर 5-10 मिनट के बाद पपेट मास्टर खुद कहे कि जी आप देख रहे हैं ना, मैं इनको चला रहा हूँ, तो वो मज़ा नहीं आता ना इसका। और जहाँ तक ये जो पूरा किस्सा हुआ है, आप में कितने भंडे तरीके से काम किया गया है। अब आप ये देखें ना यार, मतलब जिस किस्म का दबाव है, और फिर ये प्रोफेसर रियाज को मतलब ऐसा एक थाने से दूसरे थाने से तीसरे थाने तक, सिर्फ बज़ाहिर यही वजह है कि सर आप वहाँ पे पहुँच ना सके, आप वहाँ पर कोई बात ना कर सके। डॉक्टर रियाज यहाँ बैठे थे ना, उन्होंने बार बार ये कहा, उन्होंने कहा कि वो अगले चाहते भी ये हैं कि वो सबको दिखा सकें कि हम इम्प्यूनिटी के साथ ये कर सकते हैं, क्या कर लेंगे आप। लेकिन फिर वो एंड अप कैसे होता है? हाँ, आप देखिए ना, अगेन अब ये लग रहा है कि हाँ, जब आपका है कि मेरे पास तो भाई सिर्फ हथौड़ा है, या मेरे पास और भी औजार हैं, लेकिन मैं सिर्फ हथौड़े को इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ, आप सब कील हैं, ठक ठक ठक। लेकिन वो क्या कहते हैं ना कि हेस्ट मेक्स वेस्ट। हाँ, और फिर घूम फिर कर जब ये बात पहुंची सिंध हाई कोर्ट पे, तो फिर आपके सामने किया वो, तो एम्बेरसमेंट किसकी हुई, मकासद किसके पूरे हुए, ये मुझे कोई। डॉक्टर रियाज जो है उन्होंने एक बात कही थी कि, और एक ही पॉइंट था जिस पे मेरी तवज्जो गई कि यार वो बंदा जिस पे इल्ज़ाम है उसको तो लाओ ना, उसका बयान कलम बंद करो, उसके बाद ये फैसला कर दो जो आपने किया है। तो इसके लिए हाई कोर्ट के जज को जहमत देने की ज़रूरत नहीं थी, कॉमन सेंस की बात है। वो एक असिस्टेंट प्रोफेसर को भी जो है ये पता था, एसोसिएट प्रोफेसर को भी, कि प्रोसीजर क्या है। लेकिन जो बाकी वहाँ बैठे थे कमेटी में, वो उन्होंने देख लिया ना कि डॉक्टर रियाज के साथ क्या हुआ। हाँ, नहीं, लेकिन उन्होंने कहा बंदा उठा लिया गया है, हम नहीं चाहते। अगेन फर्ज करें कि आपने जस्टिस जहांगीरी की रिप्लाई, आपने उनको मौका दिया, ठीक है, क्या हो जाता, 3-4 दिन और लग जाते, ज्यादा ज्यादा ये हफ्ता लग जाता, चलो 2 हफ्ते लग जाते, ठीक है। वो आते, वो कहते कि सर नहीं बिल्कुल नहीं प्रेशर फिर ये होगा छेती छेती करो, छेती फिर नुकसान क्या होता है? तुमने कहा ना भोंडे तरीके से ये काम किया, यार भोंडा तरीका जो है वो ट्रेडमार्क है, यही है ना। अब देखें ना, जजों को जो 6 जजों ने खत लिखा, उसमें उन्होंने कहा ये किया ये किया ये किया। अब ऐसे थोड़ी करते हैं जजों को, ऐसे थोड़ी मजबूर करते हैं। तो इसको क्या आप सोफिस्टिकेटेड तरीका कहेंगे? अच्छा, उन्हें पता था कि इनमें से कोई भी एक आदमी बोल गया, जिसका दिमाग घूम जाएगा, वो खत लिखेगा और उसका हाँ हु हो जाएगा। तो भोंडे तरीके का एक फ़ायदा, एक तो ट्रेडमार्क है, उसका एक फ़ायदा ये होता है कि फिर आखिर में ये नताइज निकलते हैं। यही तो मैं कह रहा। अच्छा, और मुझे फिर तरस भी आता है कि यार इतनी सारी एफर्ट्स करते हैं, उसके बाद भी कोई ना कोई जो है, कोई हाई कोर्ट खड़ी हो जाती है रास्ते में, कोई सुप्रीम कोर्ट खड़ी हो जाती है, कोई अफसर खड़ा हो जाता है इसमें। अगेन तो मुझे तो बड़ा रहम आता है। नहीं देखिए, अब मतलब मैं एडवाइस नहीं देना चाह रहा यार, मुफ्त मशवरे ना दें इस तरह की। नहीं, लेकिन ये अब तो सामने है ना, अब करना पड़ेगा, अब क्या करूँ मैं। अगेन अगर सारा नुक्ता ये था ना कि आपने उनको राइट ऑफ रिप्लाई नहीं दी, जवाब देने। अच्छा, वो जवाब दे देते और फिर आप यही फैसला दे देते कि जी उनका जो जवाब था वो सेटिस्फैक्टरी नहीं था, हाँ क्या होता? नहीं, एक्चुअली जवाब देते तो शायद केस स्टैंड ही नहीं करता ना। नहीं, अगर आपने देखो वो होता है ना कि यार आप, क्योंकि देखिए असल मकसद ना भूलें, मैंने फैसला भी लिखना है, असल मकसद ना भूलें। जब ये मामला जिन्होंने भी इसको खंगाला है और कहा कि जी ये डिस्क्रिपेंसी हमें एक मिल रही है, इनरोलमेंट की इरेगुलरिटी है, किसी ने भी अभी तक ये नहीं कहा कि डिग्री जाली है, ठीक है। मकसद क्या था आपको पता होगा, ये आई थिंक जुलाई में मेरा ख्याल है, ये सोशल मीडिया पे हमारे 2 सहाफ़ी हैं, एक कोई एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने ये सब चलाना शुरू कर दिया ना। अच्छा, वो क्या है, पब्लिकली जब आप एक कर देते हैं कि यार ये जज साहब इनकी तो डिग्री, सवालिया निशान है, कहा गया ना, उनको मुतनाज़ा बनाना है ना, उन पे प्रेशर डालना है ना कि ये आप खत वत जो लिख रहे हो, अब वो सवालिया निशान ख़त्म हो गया। हाँ, लेकिन ये टेस्ट होता है हर बंदे का कि आप कितना खड़े रहते हैं। काफ़ी सारे लोग डह जाते हैं, खामोश हो जाते हैं, कहते हैं यार सारी ज़िंदगी अगर हमने तरीके से काम किया है, इस मरहले पे आके हम डिग्रियों के जवाब देंगे, तो इससे अच्छा है कि हम इज़्ज़त से खामोश होकर हम बैठ जाएं। लेकिन वहाँ तक तो पहुँचे ही नहीं ना। तो वहाँ तक अभी पहुँचे नहीं हैं। लेकिन बहरहाल उस दिन हमारे प्रोग्राम में जो लॉयर रहनुमा थे, उन्होंने ये भी कहा कि अदलिया को अपनी आज़ादी के लिए भी बेहतर अंदाज में फ़ाइट बैक करना होगा। एक ये भी तासुर है कि हमारे यहाँ से सुप्रीम कोर्ट से वो लीडरशिप नज़र नहीं आई अभी तक। आपके हाई कोर्ट के जजेस ने हिम्मत की है, उनके ग्रीवेंसेस जेन्युइन हैं, पूरा पाकिस्तान जानता है कि किस तरह से हमारी अदलिया का वक़ार जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ होता आया है, अंदर से भी बाहर से भी, अंदर से भी और बाहर से भी, दोनों। बिल्कुल सही बात है कि अब अगर किसी ने हिम्मत की है तो उसको आप
सही तरह से डिफेंड करें। तो बहरहाल सिंध हाई कोर्ट की तरफ से ये एक इंटरवेंशन आई है, इस केस को हम आगे भी फॉलो करेंगे। इस इंटरवेंशन के ऊपर क्या इंटरवेंशन आती है, हाँ वो भी हम देखेंगे। लेकिन यहाँ पे एक वक्त हुआ है ब्रेक का, वापस आएंगे तो बात करेंगे क्रिकेट की और मोहसिन नकवी साहब की। वेलकम बैक। ये खबर बहुत सारे क्रिकेट शायकीन के लिए अब पुरानी हो चुकी होगी कि बांग्लादेश ने जो टेस्ट सीरीज़ है पाकिस्तान से, पिंडी में ही दोनों मैच हुए थे, 2-0 से जीत ली। वाइट वॉश का मुझे मतलब नहीं पता, लेकिन इन दिनों ये टर्म बहुत इस्तेमाल हो रही है, वाइट वॉश कर दिया है। पहले टेस्ट में बांग्लादेश ने 10 विकेटों से शिकस्त दी पाकिस्तान को, और दूसरे टेस्ट में 262 के मुकाबले में 172 रन्स बना के पाकिस्तानी टीम पवेलियन रवाना कर दी गई। वेस्ट इंडीज़ के एक साबिक क्रिकेटर हैं, बहुत मारूफ क्रिकेटर हैं, इयन बिशप। उन्होंने कहा कि इस वक्त बांग्लादेश को जिस तरह का वहाँ टाइम चल रहा है, हीरोज़ की ज़रूरत है, और क्रिकेट टीम ने इस कमी को बखूबी पूरा किया है। ये इयन बिशप का तबसरा है। हर बार शायकीन इस खुशफहमी में मुब्तला होते हैं कि अब ये टीम और कितना नीचे जा सकती है, लेकिन हर बार टीम उनकी तवक्कुआत पे पानी फेर देती है। और सबसे जो ज़बरदस्त बात है, ये शायकीन कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, मुझे क्रिकेट से कोई इतनी दिलचस्पी नहीं है। शुक्र करें हैं शुक्र करें, और भी काम है दुनिया। इस टीम की एक्सपर्टीज़ एक शायक के बकौल ये हैं कि ये शानदार शिकस्त छीन लेती है फतह के जबड़ों से। तो आसान काम नहीं है। तो ये आसान काम नहीं, इस पे बहुत मेहनत लगती है। हमारे साथ हमारे जो स्पोर्ट्स एडिटर हैं साहब मौजूद हैं। गफ़ार, ये बताइए कि पाकिस्तान होम ग्राउंड्स में 4 साल में कोई टेस्ट सीरीज़ नहीं जीत सका। आखिरी जो है, जहाँ तक जुनूबी अफ्रीका आए थे और वो पाकिस्तान ने ठीक ठाक तरीके से उनको ठुकाई की थी। इन्हीं 4 साल में पीसीबी के 4 नए चेयरमैन आए, 6 नए हेड कोचेज़ आए, 7 चीफ सेलेक्टर्स आए, और नतीजा ये आया। गड़बड़ कहाँ है? कहाँ नहीं है गड़बड़ गफार? जो आपने बताया ना सर, गड़बड़ यही है। जब स्टेबिलिटी नहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, जब तक वहां पर इस्तेकाम नहीं आएगा सर, पाकिस्तान क्रिकेट टीम में भी इस्तेकाम नहीं आ सकता। अभी आप जिक्र कर रहे थे जब जनूबी अफ्रीका को पाकिस्तान ने हराया, देखिए एहसान मानी और वसीम खान की जो एक मैनेजमेंट थी उसने अपना वक्त पूरा किया, रमीज राजा साहब को भी वक्त मिला, लेकिन दिसंबर 2022 से ये सूरत हाल, इसकी खराबी की इब्तदा हुई। जब आपको याद है गवर्नमेंट भी तब्दील हुई, उसके कुछ अरसे बाद रमीज राजा साहब को घर जाना पड़ा, उसके बाद नजम सेठी साहब आए, ज़का अशरफ साहब आए, मोहसिन नकवी साहब आए। अब ये कहना कि इन चारों में से कौन सही था कौन गलत, मेरे ख्याल में ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा फैसला करना। लेकिन ये जो प्रोसीजर है ओवरऑल कि गवर्नमेंट के आते ही चेयरमैन तब्दील, और आपको पता है कि पीडीएम की गवर्नमेंट में तो ये नया कारनामा हुआ कि इस बार तो गवर्नमेंट भी तब्दील नहीं हुई। नजम सेठी साहब जो कि आपको पता है नून लीग के करीब थे, ज़का अशरफ साहब की मिनिस्ट्री जो आईपीसी थी उनको उस पर आपको याद होगा एहसान मदारी साहब जो है वो आईपीसी के मिनिस्टर थे, तो उन्होंने खुल्लम खुल्ला कहा था हम अपना बंदा लाएंगे, और ज़का अशरफ साहब आ गए। जब क्रिकेट बोर्ड को इस तरह से चलाया जाएगा, और उसके बाद सर बस नहीं होती ना, जो चेयरमैन आता है वो अपनी नई टीम लेके आता है। रमीज राजा साहब को बाबर आजम पसंद थे, नजम सेठी साहब शाहिद हफीदी और हारून रशीद को लेकर आए, ज़का अशरफ साहब को जो है वो मोहम्मद हफीज वहाब रियाद इंतजाम पसंद थे, वो उनको लेकर आए, और मोहसिन नकवी साहब अब 2 फॉरेन कोचेस को लेकर आए। आप मुझे बताएं सर, कोई एक बड़ी कंपनी भी हो, मल्टीनेशनल छोड़ें, कोई छोटी कंपनी भी चले, अगर 1 साल में 1.5 साल में वह 4 बॉसेस तब्दील होंगे, चारों बॉसेस आके डायरेक्टर्स को तब्दील करेंगे, तो एम्प्लॉइज का कंपनी का क्या हाल होगा। ये वही सूरत हाल पाकिस्तान क्रिकेट को जो दरपेश है। लेकिन मैं फिर भी ये जरूर कहूंगा कि क्वालिटी ऑफ क्रिकेट भी सर बहुत गिरी है, क्योंकि बांग्लादेश, मैं बहुत खुले दिल से उनको मुबारकबाद दे रहा हूँ जिन हालात में वो यहाँ पर आए। आप देखिए कि उनके मुल्क में सर 13 तारीख को उनको बुलाना पड़ गया पीसीबी को, क्योंकि 17 तारीख को आना था उन्होंने, पर 4 दिन पहले पीसीबी ने उनको दावत दी कि आप हमारे यहाँ आके प्रैक्टिस कर लें। सोचें कि इन हालात से वो टीम गुजर कर आई, फुल क्रेडिट उनको। लेकिन सर हमारे यहाँ भी क्रिकेट का मैयार भी गिरा है इस वजह से,
मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि बांग्लादेश हमें व्हाइट वॉश करके चला जाएगा, यानी कि 2-0 से हरा देगा। ये जरूर हो सकता था कि शायद 1-1 से सीरीज बराबर होती, लेकिन ये बहुत ही डिजास्टर और शायद वर्स्ट एवर परफॉर्मेंस है पाकिस्तान क्रिकेट हिस्ट्री की। अच्छा, मैं ये सवाल करूं फिर उसके बाद। हमारे जो कप्तान हैं, एक तो नाम बड़ा खूबसूरत उनका, शान मसूद, क्या शान है। तो उन्होंने शिकस्त के बाद कहा कि क्रिकेट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है फिटनेस। मेरा ख्याल है वो सारी बात कह गए। जी गफार जी बिल्कुल, जो फिटनेस टेस्ट वो अब लिए जा रहे हैं, कल ही है फिटनेस टेस्ट, लेकिन आप देखिए कि पिछले 6 महीने में 8 महीने में आप वर्ल्ड कप खेल कर आए। आपने देखा आजम खान की शमूलियत पे कितना शोर उठा। आपने देखा कि उसके बाद फिटनेस टेस्ट के हवाले से एक जमाने में शर्जील खान को बाहर किया गया। उमर अकमल एक क्रिकेटर हैं, आपको याद होगा, मिकी आर्थर ने चैंपियंस ट्रॉफी इंग्लैंड में हो रही थी, उनको टीम में शामिल होने के बावजूद अगली फ्लाइट से इंग्लैंड से घर भेज दिया। लेकिन हमारे यहाँ फिटनेस टेस्ट का रवाज ही खत्म हो गया। शान मसूद जो बातें कर रहे हैं, या जैसन गिलिस्पी जो बातें कर रहे हैं, या इसके अलावा जो कोई बात कर रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, ये जब मार पड़ जाती है, जब हमें होश आता है, आप उससे पहले दुनिया के साथ क्यों नहीं चल रहे। ये क्रिकेट का हाल सर वही हॉकी की तरह हो रहा है। वहां तो चले ऑस्ट्रो टर्फ आई थी ना, तो हम उसके साथ अकोमोडेट नहीं कर सके, बट यहाँ पर अब सर एक स्ट्राइक रेट और एक मॉडर्न डे क्रिकेट की अप्रोच आई है। समझिए कि ये क्रिकेट में ही एक तरह से ऑस्ट्रो टर्फ ही आ गई, समझ लीजिए, कि जिसमें हम वक्त के साथ साथ पीछे होते जा रहे हैं। दुनिया क्रिकेट खेल रही है 350-400 रन की, हम अभी तक 250-300 पे फंसे हुए हैं। टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड ने 3 सफर से आके हमें हराया गुज़िश्ता साल, और वो एक दिन में 400-450 रन बना रहे थे, हमसे 250 रन नहीं बनते। तो सर हम आउटडेटेड भी हो गए हैं। हमने क्रिकेट को एक मजाक भी समझ लिया है कि शायद जैसे हम 92 में चैंपियन बने थे, 2009 में सारी जिंदगी चैंपियन रहेंगे। ये खुशफहमी हमें शायद अब बांग्लादेश की शिकस्त के बाद हमारे ज़हन से निकल गई होगी, और बहुत अच्छी तरह में समझ में आ गया कि हम दुनिया की 2nd टियर भी नहीं, अब 3rd टियर टीम में आ गए हैं। और जब तक ड्रास्टिक चेंजेस सर नहीं होंगे, खुदा न खास्ता क्रिकेट इससे भी बुरे हाल से दो चार रहेगी। आपने तो ये जो ड्रास्टिक चेंजेस हैं, ये ऊपर से शुरू करना ज़रूरी है। जिस तरह आज सेनेट में उन्होंने कहा है कि मोहसिन नकवी हैज़ टू गो। आखिर वो दो महकमे, इतने बड़े महकमे वो लेके मसला नहीं है। आप वजीर दाखिला हो, वजीर दाखिला, नॉट मतलब मिनिस्टर फॉर क्लाइमेट चेंज, ठीक है, आई मीन इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है, मैं ऐसी कोई बात नहीं कर रहा यार। जिस तरह के हाल हैं पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी को, बंदा सोचता है फर्ज करता है कि अगर आप वजीर दाखिला हैं तो आपके पास और कोई, आपके पास तो यार 24 घंटे दिन के कम है, ठीक है ना। 2 सूबे तो आपको सर आप देख लें, लेकिन आपको शौक है कि आपने पीसीबी चेयरमैन भी बनना है। और मेरा सवाल है क्यों? हाँ बताएं, ये बताएं कि क्या उनके जाने से और फिर कोई मुस्तकिल सेटअप लाने से फर्क पड़ेगा? इज दैट व्हाट वी नीड टू डू टू स्टार्ट? देखिए सर, कंसिस्टेंसी कि अब मुझे समझ नहीं आ रही शुरुआत कैसे हो, चूंकि अब आपको याद है फरवरी में आए थे जब ज़का अशरफ साहब घर गए, तो जनरल इलेक्शन से ठीक 3 दिन पहले मुझे याद है 4 या 5 फरवरी को गालबन मोहसिन नकवी साहब को चार्ज मिला था। अब यहाँ भी 6 महीने हो गए हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रही, आप मुझे भी खुद बल्कि यहाँ पे गाइड कर सकते हैं कि क्या फिर 6-7 महीने बाद तब्दीली कर दें, तो फिर वो इनकंसिस्टेंसी है। लेकिन आपका सवाल भी बिल्कुल ठीक है कि जब 2 ओहदे वो भी इतने बड़े होते, यानी कि इंटीरियर मिनिस्टर तो खैर बहुत ही बड़ा होता, और फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन, जब परफॉर्मेंस भी इतनी डाउन है, तो मेरे ख्याल में जो फैसला करने वाले हैं उनको ये सोचना चाहिए। हाँ, ये भी सर एक चीज याद रखनी है कि चैंपियंस ट्रॉफी सर पे खड़ी हुई है, उसका भी इस वक्त रेनोवेशन स्टेडियम पे 12 अरब रुपए का खर्चा हो रहा है कराची, लाहौर और रावलपिंडी के अंदर, तो वो एक प्रोसेस भी चल रहा है। इस वक्त तब्दीली शायद मेरे ख्याल में मुनासिब इस वक्त नहीं होगी, क्योंकि एक बहुत बड़े ग्रैंड इवेंट की तरफ हम बढ़ रहे हैं, ऑलरेडी मिडवे में है। तो नया चेयरमैन कोई आएगा, ये क्या कर सकेगा? तो मेरा ये ख्याल है चैंपियंस ट्रॉफी तक मामलात कम अज कम इंतजामी अमूर के लिहाज से यूं ही चलते रहे तो बेहतर है, क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर स्टेडियम सर वक्त पे तामीर ना हो सके तो ये और सुक्की होगी हमारे लिए। बाकी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से जो इस पर परफॉर्मेंस है हमारी, आई थिंक बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेना होगी प्रोफेशनल्स को, क्योंकि आई थिंक जैसन गिलिस्पी और गैरी कर्स्टन दोनों बहुत बड़े नाम है क्रिकेट के, जो पाकिस्तान के इस वक्त हेड कोचेज हैं। उनको अब अपने आप को प्रूव करना चाहिए। बाबर आजम, शाहीन, नसीम, ये बड़े अच्छे क्रिकेटर्स हैं, लेकिन जो टीम में तमाशा लगा हुआ है पिछले 6 महीने से, आप देखें कि ज़का अशरफ साहब ने आके बाबर आजम को तीनों फॉर्मेट से तकरीबन जाने पे मजबूर किया, लेकिन मोहसिन नकवी साहब ने आते ही शाहीन को एक सीरीज के बाद हटाया, बाबर की वापसी हुई। इससे असर हुआ ये, आप बहुत अच्छी तरह 90s की हमारी क्रिकेट को समझते हैं, जहां इसी तरह प्लेयर्स के दरमियान कप्तानी की जंग शुरू हुई, ग्रुपिंग शुरू हुई, और फिर क्या कुछ नहीं हुआ। तो अभी भी सर वही सूरत हाल है। इस टीम के अंदर यूनिटी की कमी दिखाई दे रही है, डिसिप्लिन की कमी है, इस टीम के अंदर मोराल सही हाई नहीं है। बहुत सारे प्लेयर्स अपनी प्लेयर्स के हवाले से इनसिक्योर है, कुछ पता नहीं है कि
आज अक्टूबर में 7 अक्टूबर से इंग्लैंड सीरीज शुरू हो रही है, तो क्या शान मसूद कप्तान रहेंगे नहीं रहेंगे सर, ये भी अभी कंफर्म नहीं है। तो अंदाजा लगा लीजिए कितनी अनसर्टेनिटी यहाँ पर मौजूद है, और यही वजह है, वन ऑफ द रीजन, मेजर रीजन, जिसकी वजह से पाकिस्तान बांग्लादेश जैसी टीम के हाथों भी शिकस्त से दो चार हुई। हालांकि ऑन पेपर्स हम अभी भी उनसे बेहतर हैं, ये मेरी अपनी ओपिनियन है। ये अभी जो आप बात कर रहे थे ना, अगर आप इसमें से सिर्फ 2-3 अल्फाज तब्दील कर दें तो लगता है कि मुल्क की सूरत हाल पे बात कर रहे हैं। जो हाल सियासत यार यूनिटी नहीं है, फेथ नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है। हाँ, कप्तान को नहीं पता कि वो कप्तान रहेगा या नहीं रहेगा, मतलब यार 100% यही है ना। और जहां तक मतलब ये बात कर रहे थे कि पाकिस्तानी क्रिकेट पीछे जा रही है, स्टोन एज में तो हम वैसे ही दाखिल हो गए हैं। और मैं लिटरली बात कर रहा हूँ क्योंकि आपको याद है वो मनाजिर जब उनकी ट्रेनिंग हो रही थी ना, नई ट्रेनिंग, तो पत्थर उठा के भगा रहे थे उन्हें, क्योंकि जाहिर है आपने बॉर्डर पोस्ट मैन करना है ना, आपने क्रीज पे तो बैटिंग नहीं करनी। और अगेन अब मैं गफार को नहीं तंग करूंगा इस बात पे, लेकिन वजीर दाखिला और पीसीबी चेयरमैन, कल वजीर आजम का है कि पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन भी मैं देख रहा हूँ क्या होगा। हाँ, ये वजीर ख़जाना औरंगज़ेब साहब, और ये साहब वैसे ही उनको साइडलाइन तो किया हुआ है, लेकिन फिर भी उदा तो है ना, वो कहेंगे कि नहीं जी ओलंपिक फेडरेशन मेरी है। मतलब क्यों, मतलब शौक क्या है? मसला ये है कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो किसी को जवाबदेह है नहीं ना, उनकी जो सिफारिश है वो बहुत ऊपर से सिफारिश आ रही है ना। तो उनकी ख्वाहिश है, वो 2 ओहदे रखना चाहते हैं, कोई उनसे पूछ नहीं सकता कि भाई आप क्यों रखना चाह रहे हैं, क्यों, मतलब देयर आर मोर पीपल इन दिस कंट्री मोर टैलेंटेड जो शायद मैनेज कर सकते हैं, लेकिन शौक है तो बस फिर मैं एक बार फिर गफार यार आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने दरिया को कूजे में बांध दिया हमारे लिए। मेरा ख्याल है यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं और फिर बांग्लादेश की चूँकि बात चल रही है तो थोड़ा बांग्लादेश ही चलेंगे देखने के लिए कि वहाँ पे पिछले 1 महीने में हो क्या रहा है। आज है 5 सितंबर। अब से ठीक 1 महीने पहले 5 अगस्त को ढाका से शेख हसीना वाजिद एक हेलीकॉप्टर में बैठ के भारत में लैंड कर गई थी और यूँ वहाँ 15 साल सिविलियन आमरीत का ख़ात्मा हुआ। लाखों लोग सड़क पे थे। कल भी 1 माह मुकम्मल होने पर ढाका में एक बहुत बड़ा मुजाहरा हुआ जिसमें कातिल हसीना को फांसी दो के नारे भी लग रहे थे। 1 माह के दौरान शेख हसीना समेत अवामी लीग की मरकज़ी क़यादत और वज़ीरों के ख़िलाफ़ करप्शन और इंसानी हुकूक़ की पामाली समेत कई मुक़दमात कायम हुए हैं, मुतअद्दिद गिरफ़्तारियाँ हुई हैं। नोबेल इनाम याफ्ता डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की सरबराही में नई अबूरी हुकूमत ने इंतख़ाबात कराने का वादा तो किया है, लेकिन फ़िलहाल ये इंतख़ाबात बहुत जल्द होते नज़र नहीं आ रहे। इस दौरान एडमिनिस्ट्रेशन ने अपना जो रिट है उसे कायम करने के लिए अल्टीमेटम दिया कि जिन जिन लोगों ने 1.5 महीने की बेचैनी के दौरान मुख्तलिफ़ थानों से या वैसे असला लूटा है वो प्लीज़ उसे वापस कर दें। तो जुमेरात तक 3700 मुख्तलिफ़ तरह की राइफ़लें और पिस्तौल जो हैं वो जमा हो गए थे। अब तक 2000 के करीब जो असलहा है वो गायब है। इसके अलावा आंसू गैस के कनस्तर और स्टन ग्रेनेड्स जो हैं वो भी सैकड़ों की तादाद में लापता हैं। चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर काजी हबीबुल अव्वल ताज़ा तरीन जो आला ओहदेदार हैं शेख हसीना के ज़माने के इस्तीफ़ा देने वालों में शामिल हो गए हैं। उन्होंने ही जनवरी में इंतख़ाबात कराए थे और ये शदीद मुतनाज़ा थे हस्ब मामूल। काजी हबीब ने इस्तीफ़ा देने के बाद अखबार नवीसों के सवालात के जवाब भी दिए। एक ने पूछा कि जनवरी में जब आप इलेक्शन करा रहे थे और आपको पता है कि किस लेवल की बेकायदगी हुई थी और धौंस धांधली हुई थी, उस वक्त आपने इस्तीफ़ा क्यों नहीं दिया? काजी हबीब ने उल्टा सवाल कर दिया उस सहाफ़ी से, कहने आप ये बताइए कि 1 पार्टी इलेक्शन में आखिर कितनी धांधली हो सकती है? मतलब विड चेक करें ना, ज़बरदस्त वजह। अच्छा, हुकूमत जो है उसने अक़वाम मुत्तहिदा का एक फैक्ट फाइंडिंग हक़ाइक़ जो कमेटी है उसको ज़हमत दी है कि वो आएँ और यहाँ जो इंसानी हुकूक़ की संगीन पामालियाँ हुई हैं पिछले 15 साल में, हम उनकी तफ्तीश करना चाहते हैं। मुनसिफ़ाना तरीक़े पे प्लीज़ हमारी तकनीकी मदद की जाए। तो अगले हफ़्ते अक़वाम मुत्तहिदा का जो ह्यूमन राइट्स से मुताल्लिक़ वफ़द है वो ढाका पहुँचने वाला है। शेख हसीना के ज़माने में ही तासुर था कि लोग जो हैं जबरी तौर पे गायब किए जाते हैं, अब ये बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। अंदाज़ा है कि 600 से ज़ायद सियासी कारकुन और दानिश्वर और मुखालिफ और मीडिया मैन
वो गायब हुए थे, उनमें से कई मारे गए और फिर ये पता चला कि ढाका के ऐन वस्त में मिलिट्री इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर में एक जेल है जिसका नाम है हाउस ऑफ मिरर। उसके कमरों में जो है, जिसमें कि रोशनी का कोई इंतज़ाम नहीं था, कई लोग 8-8 साल रखे गए थे और उनमें से उनकी अब रिहाई जो है अमल में आ रही है। वो भी अब FIR तैयार कर रहे हैं जो अक़वाम मुत्तहिदा उसके लिए। अच्छा, शेख हसीना हैं तो अगर दिल्ली में, लेकिन वो निचली नहीं बैठ रही हैं। उन्होंने अपने हामियों से कहा कि आप उठ खड़े हों, कई दफ़ा कहा, 2-3 दफ़ा कहा। तो 15 अगस्त को उनके हामियों ने धान मंडी, जो उनका आबाई घर है, वहाँ जमा होने की कोशिश की, लेकिन उनकी स्टूडेंट्स ने लितरौर करके उन्हें दरहम बरहम कर दिया। अच्छा, इस दौरान हुकूमत ने कल अदम जमात इस्लामी पर से भी पाबंदी उठा ली है। जमात के कई रहनुमाओं को, आपको याद होगा कि हसीना वाजिद के 15 साल दौर में गद्दारी और कोलैबोरेशन के इल्ज़ाम में सज़ाए मौत दी गई थी। शेख हसीना पिछले से भारत में मुकीम हैं, मगर उन्होंने सियासी बयान देने बंद नहीं किए। अबूरी जो वज़ीर आज़म है डॉक्टर मोहम्मद यूनुस, उन्होंने झिल्ला के भारतीय खबर रसाई एजेंसी है PTI प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया जी, उसको इंटरव्यू देते हुए कहा है कि भारत शौक़ से उन्हें तब तक रखे जब तक हम उनकी एक्स्ट्राडिशन या हवालगी का बाज़ाब्ता मुतालबा नहीं करते, लेकिन इसकी ये शर्त है कि फिर शेख हसीना जो हैं अपना मुंह बंद रखें और भारत इस सिलसिले में जो है वो अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करे। वो भारत में बैठ के अब तक जो हिदायत जारी कर रही हैं, ये ना हमारे लिए बेहतर हैं ना ही भारत के लिए। इत्तलात हैं कि उन्होंने बरतानिया, अमेरिका और मुत्तहिदा अरब अमारात में सियासी पनाह के लिए कोशिशें की हैं, लेकिन अभी तक इन कोशिशों का कोई नतीजा नहीं निकल सका है। भारत की बांग्लादेश के साथ आपको मालूम है कि 4000 किलोमीटर तवील सरहद है। दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात इसलिए भी ज़रूरी हैं कि भारत अपनी शुमाल मशरक़ी जो रियासतें हैं उनसे राब्ते के लिए, मवासलाती और इकनॉमिक राब्ते के लिए शेख हसीना के दौर में बांग्लादेश की जो दरियाई और ज़मीनी गुज़रगाहें हैं वो इस्तेमाल करता रहा है। शेख हसीना ने शुमाल मशरक़ी भारत के जो अलहदगी पसंद हैं उनको कभी भी पनाह नहीं दी। उनसे पहले जो खालिदा ज़िया की हुकूमत थी 2001 से 2006 के दरमियान, भारत के साथ उनकी टेंशन इसी बात पे थी कि भारत का इल्ज़ाम था कि ये हमारे जो अलहदगी पसंद हैं उनको आप पनाह दे रही हैं। और अब भी अगर इलेक्शन होते हैं तो आंकड़े यही हैं कि खालिदा ज़िया की पार्टी हो सकता है लार्जेस्ट बन के उभरे। भारत बांग्लादेश को पिछले 15 बरस में $7 अरब की इक़्तिसादी और तरक्याती इमदाद भी दे चुका है। दोनों ममालिक के दरमियान चूँकि 54 छोटे बड़े दरिया जो हैं वो गुज़रते हैं, तो दरियाई पानी की तकसीम भी एक इम्पॉर्टेंट मामला है। दो तरफ़ा जो ताल्लुक़ात हैं बांग्लादेश के और भारत के, उस पर नज़र रखने वाले माहिरीन का कहना है कि अगरचे भारत का जो असर और नफूज़ है पिछले 1 माह में उसे शदीद धचका पहुँचा है, मगर भारत के पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है कि ढाका में कोई भी हुकूमत हो उसे बहरहाल उससे वर्किंग रिलेशनशिप रखने पड़ेंगे, और वो भी एक ऐसे वक्त जबकि चीन इस खित्ते में सर तोड़ कोशिश कर रहा है इन्फ्लुएंस कायम करने की। और उसकी ताज़ा तरीन मिसाल मालदीव है कि वहाँ से कैसे भारत का असर ख़त्म हुआ। मालदीव्स और अभी मतलब आप देखें, अब मालदीव्स क्या है, खूबसूरत, बहुत खूबसूरत मुल्क है, लेकिन है चंद जजीरे, और इंडिया एक रीजनल जायंट है, ठीक है। सिर्फ मालदीव्स नहीं, बल्कि अगर आप नेपाल को देखें तो अभी उनका फड्डा भारत और नेपाल का किस पॉइंट पे होने वाला है, उनके नए 100 रुपए के बैंक नोट्स पर, क्योंकि उन 100 रुपए के बैंक नोट्स पर जो वहाँ का जो भी स्टेट बैंक है नेपाल का, मैं नहीं जानता, उन्होंने नेपाल के नक्शे में वो टेरिटरीज भी डाली हैं जो भारत कहती है कि ये भारत का हिस्सा है। अब इस पॉइंट पर आप देखें, आपको मालदीव्स आंखें दिखा रहा है, नेपाल के साथ भी आपके रिलेशंस सही नहीं है। और अब आपने जो बात की बांग्लादेश, श्रीलंका में भी अभी इलेक्शन आ रहा है, वहाँ पे भी भारत और चीन का वहाँ पे भी वहाँ पर भी है। तो देखो, एक तो होता है बीइंग द डोमिनेंट पावर इन अ रीजन, और एक होता है बीइंग द बुली। और जब एक अल्टरनेटिव किसी के पास सामने आता है ना, तो वो फिर उसकी तरफ स्विच करते हैं। आप देख रहे हैं ये, अब ये चलता रहेगा। भारत के पास भी कोई चॉइस नहीं है शायद बांग्लादेश के साथ कोई रिलेशंस, बांग्लादेश के पास भी चॉइस नहीं होगी। लेकिन ये जो आप हमसाए तो बदल नहीं सकते, आप हमसाए नहीं बदल सकते। लेकिन एक चीज़ है कि इन्होंने, मोदी सरकार ने जिस तरह से जो अलायंस बनाया शेख हसीना के साथ, सिर्फ शेख हसीना के साथ, सारे एक टोकरी में, अब ये एग्जैक्टली वो
उस पर क्रिटिसिज्म हो रहा है कि किसी भी मुल्क के लिए क्या ये कोई सेंसिबल पॉलिसी अच्छा, इसी दौरान आपने बिल्कुल, आपने वन पार्टी पे भी नहीं, वन हुकूमत पे भी नहीं, वन पर्सन पे अपनी सारी फोकस रखा। इस दौरान क्या हो रहा था? अमित शाह बांग्लादेशियों को दीमक कह रहा था। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं, अगर आप 2000 से 2020 का ही जायजा लें तो मेरा ख्याल है तकरीबन 2000 बांग्लादेशियों को गोली मारी है। थर्ड पॉइंट विच इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ कि कभी कभी आप अपनी प्रोपेगेंडा की ही कैद में आ जाते हैं। अब बीजेपी की एक मेजर जो कम्युनिकेशन विंग अगर आप कहना चाहें वो है सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, जहां पर वो क्या माल बेचते हैं, एंटी मुस्लिम, हाँ, ये जो नैरेटिव वो बेचते हैं ना, ये हम ख़तरे में हैं, ये लोग हमें कत्ल करना चाह रहे हैं, थूक जिहाद, लव जिहाद, प्रॉपर्टी जिहाद, जितने भी आप पता नहीं कहाँ कहाँ से लाते हैं वो आप डाल देते हैं। अच्छा, फिर उसको आप काबू नहीं कर सकते। तो बांग्लादेशियों ने भी देखा है कि हमें तो सिर्फ गालियां पड़ रही हैं बीजेपी की सपोर्टर्स से। इनफैक्ट ये आपने मोहम्मद यूनुस का जिक्र किया, तो अभी उनका एक बड़ा मज़ेदार बयान है, यही पीटीआई को ही उन्होंने कहा है कि जी इंडिया को ना इस नैरेटिव से निकलना होगा कि जी सब इस्लामिस्ट हैं, बीएनपी इस्लामिस्ट है, ये इस्लामिस्ट है, तू इस्लामिस्ट, तेरी फुप्पी इस्लामिस्ट, और ये मुल्क अफगानिस्तान बन जाएगा और यहाँ से ज़िहादी आएंगे, जैसे कहते नहीं है। तो इसलिए कि यार, और उनका नैरेटिव रहा है कि सिर्फ शेख हसीना एक वाहिद शख्स हैं जो इस इस्लामिस्ट टाइड को रोक रही है। उन्होंने कहा कि यार आप इस नैरेटिव में फंस गए हैं और आपको इस नैरेटिव से करना होगा। बांग्लादेश किसी भी आपके बाकी पड़ोसियों की तरह आपका ही पड़ोसी है, मिलकर साथ चलो। मेरा ख्याल है इंडिया को भी टाइम लगेगा थोड़ा एडजस्ट करने के लिए। दे बिकेम टू कंप्लेसेंट के यार वो अपना ही बंदा बैठा हुआ है ना ढाका में। कंप्लेसेंट कहेंगे, मैं तो कहूँगा एरोगेंट। हाँ, एरोगेंस भी है। और एरोगेंस का मसला ये है ना कि वो घूम फिर कर कहीं एरोगेंस ऑफ पावर, इंटॉक्सिकेशन। चलें एक ब्रेक लेते हैं यहाँ पे और वापस आएंगे तो हम बात के इजराइल में क्या हालात हैं। वेलकम बैक। इस वक्त इजरायली फ़ौज ने मकबूजा मगरबी पट्टी के मुख्तलिफ फ़लस्तीनी शहरों को मुकम्मल तौर पर घेर लिया है और वहाँ पर हमले जारी हैं। हेब्रोन के मेयर का कहना है कि ये शहर अब शहर नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ी जेल है, बिल्कुल जिस तरह 7 अक्टूबर से पहले गज़ा को एक ओपन एयर प्रिजन कहा जाता था, अब जाहिर है कि वो एक ओपन एयर कब्रिस्तान है। लेकिन सबसे ज़्यादा तबाही इस वक्त हम जनीन के शहर में देख रहे हैं। जनीन के 70% सड़कों को बुलडोज़ कर दिया गया है, 20 किलोमीटर पानी और सूरज की नेटवर्क्स को तबाह कर दिया गया है, तमाम कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रिक केबल्स को भी तबाह कर दिया गया है और 80% शहर को के पास पानी की सप्लाई नहीं है और पिछले 7 दिनों से नहीं है। आप देख सकते हैं कि जनीन में ये जो बुलडोज़र है ये इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की गाड़ियों को तबाह कर रहा है, सिविलियन गाड़ियों को तबाह किया जाता है, जो इनका एक हस्बे मामूल एक SOP है फ़लस्तीन में। जनीन में जो रिहायशी हैं उनके पास ना पानी है, ना बिजली है, ना कुछ ज़्यादातर खाने को है। वालिदैन का कहना है कि जी अब पैम्पर्स और बच्चों के लिए पैम्पर्स और बच्चों के लिए दूध भी ख़त्म हो गया है। और चुनाचे अब ज़ाहिर है क्योंकि ये एक ज़िंदा कौम है तो हम ये भी देख रहे हैं कि जनीन के जो दुकानदार हैं, हालांकि वहाँ पर अब आना जाना बहुत मुश्किल है, ड्रोन्स भी फायरिंग कर रहे हैं, बॉम्बिंग भी हो रही है, उन्होंने ऐलान कर दिया है कि अगर कोई भी हमारे तक पहुँच सकता है तो आपको हम सब्जियां, खाना और पानी मुफ्त में फराहम करेंगे। ये है जनीन। लेकिन जाहिर है कि इससे एक हद तक ही किसी का फ़ायदा हो सकता है। वेस्ट बैंक में कोई आर्म्ड रेजिस्टेंस नाम की कोई चीज़ नहीं है, कुछ लोगों के पास हथियार हैं, वो कोशिश कर रहे हैं टैंक्स के साथ मुकाबले करने का, वहाँ पर कोई सुरंगों की नेटवर्क नहीं है। और सिर्फ अगर पिछले साल का अगर हम जायज़ा लें 2023 का तो तकरीबन 507 फ़लस्तीनी कत्ल किए गए हैं वेस्ट बैंक में। ये पिछले साल की बात है, अक्टूबर 7 से पहले की बात है ये। और इसमें तकरीबन 90 बच्चे थे। अगर हम सिर्फ पिछले हफ्ते का जायज़ा लें तो 50 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को कत्ल किया गया है जिनके बारे में हमें पता है। और यहाँ पर भी हस्बे मामूल बच्चों को बख्शा नहीं जा रहा। एक 16 साल की लड़की
लुजैन ओसामा वो अपने घर में खड़ी हुई थी, अपनी खिड़की से बाहर देख रही थी जब एक स्नाइपर ने उनको सर में गोली मारी। एक और 14 साल का बच्चा अपने वालिद साहब के साथ मस्जिद जा रहा था नमाज़ पढ़ने जब एक स्नाइपर ने उनको गर्दन में गोली मारी। और हमें पता है कि जब स्नाइपर मारते हैं तो ये कोलैटरल डैमेज नहीं होता, ये निशाना असैसिनेशन होती है। और बच्चों को असैसिनेट करना आपको पता है इजराइलियों का नंबर 1 गेम है। बुज़ुर्गों को भी बख्शा नहीं जा रहा, जैसे कि तौफीक अहमद यूनुस कंदील को 9 गोलियां मारी गई, 82 ईयर्स ओल्ड। और फिर रेस्क्यू सर्विसेज को वहाँ से रोका गया ताकि एक दफ़ा ये इत्मीनान हो जाए कि एक दफ़ा ये मर जाए, फिर आप इसकी लाश बेशक उठा सकते हैं। हम पिछले 2 दिनों से बात कर रहे थे कि इज़राइल में मुजाहरे हो रहे हैं जो इज़राइली कैदियों की रिहाई के लिए। तो यहाँ पर वेस्ट बैंक के कैदियों का क्या हो रहा है। एमन आबिद एक बुज़ुर्ग फ़लस्तीनी थे और उनके बेटे की तलाश में जनीन में इज़राइली फ़ौज घर पहुंची, बेटा नहीं मिला तो उन्होंने एमन आबिद साहब को गिरफ़्तार कर लिया और सिर्फ 1 घंटे बाद उनकी लाश मिली जिसके ऊपर तशद्दुद के निशानात थे। हस्बे मामूल सहाफ़ियों को भी जो अभी भी इतने बहादुर हैं कि वो वहाँ पर रिपोर्टिंग कर सकते हैं, हमारी तरह नहीं है, ये फ़लस्तीन के सहाफ़ी हैं, उनको भी गोलियाँ मारी जा रही हैं। और हुस्न इत्तेफ़ाक ये है कि एक फ़लस्तीनी सहाफ़ी को तो कत्ल भी कर दिया गया एन उसी जगह में जहाँ पर शिरीन अबू आकिल को कई साल पहले कत्ल किया गया था। आपको याद होगा कि कुछ मेरे ख्याल पिछले माह या कुछ माह पहले ब्रिटिश जर्नलिस्ट लैंसेट ने एक रिपोर्ट रिलीज़ की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि ये जो हम 40,000 45,000 की बात कर रहे हैं ये नहीं है, डेथ इज द अमाउंट ऑफ डेड पीपल इज़ ओवर 200,000, 2 लाख से ज़ायद हैं। तो जिस फ़लस्तीनी डॉक्टर ने उसके लिए रिसर्च करके दी थी वो भी इस वक्त इज़राइल की कैद में है और हमें नहीं पता कि वो ज़िंदा हैं या वो फौत हो गए हैं। और ज़ाहिर है कि बच्चे, मर्द, बुज़ुर्ग, उनके साथ ख़वातीन को भी नहीं बख्शा जा रहा। ये एक फ़लस्तीनी खातून हैं जिनको 1 दिन की हिरासत के बाद रिलीज़ किया गया, उनके पूरे जिस्म पर तशद्दुद के निशानात हैं। इस वक्त वो किसी को अपना नाम भी नहीं बता सकती और ना ही कोई इनको बचाने के लिए आया है। ज़ाहिर है कि जो चंद फ़लस्तीनी सियासतदान हैं उनमें से एक हैं MP खालिदा जरार, 61 ईयर्स ओल्ड, वो भी इस वक्त इज़राइल की कैद में हैं और जिस जगह पर उनको रखा गया है उसमें ना खिड़कियां हैं, ना कोई हवा है, ना पंखा है, एक पत्थर का स्लैब है जिसके ऊपर वो रहती हैं और एक टॉयलेट है जिसके अंदर पानी नहीं आती। और इस हफ्ते उन्होंने अपने लॉयर को बोला कि जब मैं सांस लेना चाहती हूँ मैं ज़मीन पे लेट जाती हूँ क्योंकि डोर के दरवाजे के नीचे जो एक 2 मिलीमीटर या 2 सेंटीमीटर का क्रैक है उससे कुछ हवा आती है तो वहाँ से मैं सांस लेने की कोशिश करती हूँ। जहाँ तक गज़ा की बात है तो आपको पता है कि इस बर्बरियत के दौरान भी लोग ज़िंदा हैं, लोग ज़िंदा रहना चाहते हैं। और जहाँ तक वालिदैन की बात है तो वालिदैन के लिए शायद सबसे बड़ी बात होती है अपने बच्चों की खुशी देखना। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ अस्मा हमीद का, और ज़ाहिर है कि उनके जो वालिद साहब हैं उन्होंने कोशिश की कि यार इस जंग के दौरान भी कहीं ना कहीं उनको कुछ खुशी मिले, तो उनके लिए बड़ी मुश्किल से 2 रोलर स्केट्स उन्होंने ख़रीद के दी। और आसमा का एक अपना बयान था, उनके साथ भी एक छोटा सा इंटरव्यू किया किसी ने, तो पहले वो सुन लिए कि वो क्या कहना चाहते। طيب السكوتر برفه عنك سلة وبنبسط مع انه الشوارع مكسرة بس بنحاول نمشي فيها. ايش بتتمنى؟ انا بتمنى شيء ولا نفسي بشيء بس نفسي انه وضع الخوف اللي فيها يروح. نفس الواحد ينام وهو مش خايف، ياكل وهو مش خايف، يعيش وهو مش خايف، يلعب وهو مش خايف. حتى هذا كمان حاسة حالي نفسها وانا خايفة. هاي الحرب عن جد دمرتنا. ये जो आखिरी आप आवाज़ सुन रहे हैं ये ड्रोन की है और पिछले रोज़ ही या 2 दिन कबल शायद एक ड्रोन ने मिसाइल मारा और अस्मा हमीद रोलर स्केट करती करती ही वहाँ पर शहीद हो गई। और आज के लिए इतना ही जी, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।